वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। और इस चैप्टर का यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले 2 सेशन में हमने पढ़ा था कि कवि रमेश जोशी इनके द्वारा लिखी गई बच्चे काम पर जा रहे, यह कविता यह एक सामाजिक आर्थिक विडंबना का उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण है। अब कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, इसको हम इसके अगले काव्यांश में पढ़ते हैं। अगला काव्यांश है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल है, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर कवि ने हमारे समाज के आर्थिक और सामाजिक विडंबना के हमारे सामने रखा है, तथा यह जो समस्या है वह केवल सामाजिक समस्या नहीं बल्कि एक हमारी राष्ट्रीय समस्या है। आज हम देखते हैं कि जब इस प्रकार की समस्या समाज के सामने आता है तो हर नागरिक की, हमारे समाज की, सरकार की, हमारे शासन की यह जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की समस्या बच्चों पर न आए। क्यों? क्योंकि बच्चे हमारे कल के भविष्य है और वो भी उज्जवल भविष्य। हमारे आगे के राष्ट्रीय विकास में उनका बहुत ही कार्य होने वाला है, योगदान रहने वाला है। और ऐसे में अगर बच्चे, जब उनके खेलने की, उनके पढ़ने की उम्र है, अब खेलने और पढ़ने का क्या फायदा होता है बच्चों को कि क्या सही है क्या गलत है, उनको सही उम्र में उसका ज्ञान हो जाएगा। और शरीर मजबूत रखने के लिए खेलना महत्वपूर्ण है, और वह भी कैसे, मैदानों में जाकर, आंगन में जाकर उनको खेलना चाहिए। आजकल के बच्चे ये खेल खेल पाते हैं। बहुत सारे देखो परिवारों में हम देखते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, वह बड़े से बड़े स्कूलों में जाते हैं, लेकिन बच्चे मैदानों में खेलने नहीं जाते। घर में क्या करते हैं, वीडियो गेम, चैटिंग करते रहते हैं मोबाइल पर, या फिर अन्य चीजें घर में बैठकर करते रहते हैं। आज बच्चे मैदानों में खेलने नहीं जाते। इससे क्या हो जाता है, उनकी शारीरिक सुदृढ़ता नहीं रहती है, और इसी वजह से उनका शारीरिक थकान आज दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिन मैदानों में जाकर बच्चे जब खेलेंगे तभी तो वह क्या करेंगे, उनका शरीर मजबूत हो पाएगा। और जब बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ेंगे और उसे क्या हो जाएगा, उनका मस्तिष्क का, उनका बौद्धिक का विकास हो जाएगा, और आगे चलकर सुयोग्य नागरिक बनने के लिए और एक समाज का योगदान देने में उनको कठिनाई नहीं आ पाएगी। तथा अगर हमें हमारे उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना है, हमारे देश के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना है, तो यह बच्चे जो है वह हमारे कल के भविष्य है। और इसीलिए अगर हम आज तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारे सरकार कि उज्जवल भारत कैसा होना चाहिए, मेरे सपनों का भारत कैसे होना चाहिए। अगर मेरे सपनों के भारत में हमारे जो कल के भविष्य समझने वाले बच्चे ही अनपढ़ रहेंगे, जिस उम्र में उनको पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, स्कूल में जाना चाहिए, उन बच्चों के हाथों में खिलौने होने चाहिए, गेंद होने चाहिए, उनके हाथों में मजदूर होकर वह काम करे, सड़कों पर काम करे, तो वह हमारे देश का सपनों का भारत पूरा हो सकता है? नहीं। आज देखो जो बड़े लोग होते हैं क्या करते हैं, अपने चंद फायदे के लिए कम उम्र के बच्चों को अपने यहाँ पर काम पर रखते हैं। तो यह सही है या गलत है? बहुत ही गलत है, और यह बहुत ही भयानक है। इसीलिए कवि कहते हैं कि इसे हमें विवरण के रूप में नहीं बल्कि सवाल के रूप में देखना चाहिए। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। अब देखिए, इसके पहले पंक्तियों में हमने पढ़ा था कि अगर बच्चों के जीवन में, छोटी सी उम्र के बच्चों के जीवन में अगर खेल का मैदान नहीं है, घर का आंगन नहीं है, पाठशाला नहीं है, तो उनके जीवन में बचा ही क्या है। क्योंकि खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, मौज मस्ती करना, उसका आनंद लेना, उसका उपभोग लेना, यह बच्चों का अधिकार है, उनका हक है। अगर उनके जीवन से यह चीजें ही निकल जाएंगे तो बच्चों का बचपन क्या रह जाएगा, बच्चों का आनंद क्या रह जाएगा, वो किन चीजों से खेलेंगे। अगर खेलने के लिए मैदान नहीं रहेंगे, पढ़ने के लिए पाठशालाएं नहीं रहेंगे,
तो वह कहाँ पर पढ़ेंगे, कहाँ पर खेलेंगे। अब देखो बच्चों के जीवन में आज देखते हैं हम बच्चे कितने आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ गई, वह और पढ़ना चाहते हैं और उनको अगर किताबें ही नहीं होंगे तो उनके जीवन में क्या बच रहेगा। इसलिए कहा रहे कवि कि तो फिर बचा ही है इस दुनिया में क्या। तो अब देखो इस दुनिया का महत्वपूर्ण अंग है बच्चे। अगर बच्चे के जीवन के महत्वपूर्ण अंग ही नहीं बच पाएंगे तो यह संसार कुछ किसी काम का नहीं है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्म मामूल है। हस्म मामूल का अर्थ क्या होता है कि देख कर भी अनदेखा करना। अब देखिए यह सारी समस्या हमारे सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे वह यथावत है कि हमें किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि हमें दूसरों की समस्या से कुछ लेना देना नहीं होता है। जब हमारे ऊपर समस्या आता है तो हमें उसकी महत्व समझ में आता है। अब देखिए हम देखते हैं कि हमारे बच्चे तो स्कूल में जा रहे हैं, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है। भले दूसरों के जीवन में दूसरों के बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं होता है। यह विचारधारा हमारे अंदर होती है, अर्थात यह संवेदनाहीन शून्यता का चित्रण है तथा अमानवीयता का चित्रण है कि आज मनुष्य सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए विवश हो रहा है तथा मनुष्य का मानना होता है कि यह सोच होता है कि यह हमारा काम नहीं है, यह किसका काम है? सरकार का काम है, शासन का काम है। इसलिए वह दुर्लक्षित होता है। तो इसीलिए हमें इसे कुछ लेना देना नहीं होता कि हमारे सामने बहुत सारी समस्या दिखाई देते कि छोटे छोटे उम्र के बच्चे काम पर जा रहे हैं और हमें उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता है कि समाज के एक तरफ बच्चे काम पर जाकर दयनीय अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ किस समाज में अपना जीवन रोजमर्रा का दैनंदिन जीवन कार्य चालू रहता है। किसी भी समाज के लोगों को उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। इसीलिए कवि कहता है कि बच्चों के लिए तो यह तो भयानक है ही कि छोटे से उम्र में जहाँ पर उनको पढ़ना चाहिए, स्कूल में जाना चाहिए, खेलना चाहिए, मैदानों में जाकर खेलना चाहिए, यह तो उनके लिए नहीं मिल रहा है, बल्कि वह काम पर जा रहे हैं। छोटे छोटे हाथों में, जिन हाथों में किताबें होना चाहिए, जिन हाथों में खिलौने होने चाहिए, उन हाथों में बड़े बड़े पत्थर तोड़ने वाले हथौड़े आ जाते हैं। ये तो भयानक है, लेकिन उससे भी भयानक ज्यादा क्या कह रहे हैं कवि कि इससे भी ज्यादा यह भयानक है कि सारी चीजें हस्म मामूल है, कि देखकर भी समाज को पूर्ववत जीवन व्यतीत कराए, उनको कुछ लेना देना नहीं है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे। अब देखिए कवि कह रहे कि केवल एक सड़क पर नहीं, बल्कि इस दुनिया के हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ऐसे इन बच्चों को अगर हमें, जो हमारे देश का आगे का कल का भविष्य है, ऐसे बच्चों को हमें क्या करना है, उनके समस्या की तरफ हमें ध्यान देना है। अगर उनके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे सरकार की तरफ हमें मांग करनी चाहिए, डिमांड करना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए, जो कल के भविष्य है, उनके लिए कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए। इसीलिए तो सरकार ने 14 वर्ष, आप देखो बाल कामगार, आप पहले हम देखते थे कि आज उसका प्रमाण कम हो गया है बाल कामगार का, कि पहले दुकानों में, होटल्स में, यहाँ सड़कों पर काम करने में बच्चों का भी, कम उम्र के बच्चों का भी बहुत योगदान रहा करता था। लेकिन आज 14 वर्ष के उम्र के नीचे बच्चे जो काम कर रहे हैं, उनको अगर कहीं पर भी काम करते हुए दिखाई दे तो वह कानून के हिसाब से वह बेकायदेशीर माना जाता है। और इसीलिए देखो हर दुकान पर लिखा जाता है, हर होटल में लिखा जाता है कि हमारे यहाँ पर बाल कामगार काम नहीं करता है। तो बाल मजदूर की तरफ यहाँ पर लेखक कवि हमें बताना चाह रहे हैं। और इसीलिए देखो सरकार ने 2 कानून बनाए कि कहीं पर भी 14 वर्ष के उम्र के नीचे जितने भी बच्चे रहेंगे काम नहीं करेंगे। और 14 वर्ष के बच्चों के लिए, जिन बच्चों की उम्र 14 वर्ष के नीचे है, उन बच्चों को शिक्षित करना यह सरकार की जिम्मेदारी है और हमारे समाज की भी जिम्मेदारी है। इसीलिए ऐसे बच्चों को जो आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, उनके लिए सरकारी स्कूलों में यह शिक्षा
फ्री में दी जाती है, उसके मुफ्त शिक्षा दी जाती है, उसके लिए शिक्षित सारे साहित्य मुफ्त में होते हैं, यहाँ तक कि उनके लिए स्कूल भी तो मुफ्त होता है, और वहाँ पर खेल का मैदान भी होता है, बच्चों जहाँ पर पढ़ भी सके और शारीरिक दृष्टि से वो योग्य भी बन सके। तो इस प्रकार इस समस्या को अगर हम देखा जाए तो आज पूरे रूप में नहीं, लेकिन थोड़े रूप में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह समस्या पूरे रूप से कम नहीं हुए, क्योंकि आज भी हम देखते हैं, भले ही शहरों में नहीं लेकिन गांवों में, छोटे छोटे गांवों में किसान लोग क्या करते हैं, बच्चों को पाठशाला दूर होती है इसलिए भेजते नहीं है, या फिर खेती में काम करने के लिए लोग नहीं मिलते तो छोटे छोटे उम्र के बच्चों को खेतों में काम करने के लिए ले जाते हैं। आज बहुत सारी जगह पर हमें यह समस्या देखने को मिलती है। तो यह समस्या को हमें केवल यह किसी परिवार की समस्या नहीं है, आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि समाज की समस्या है और राष्ट्र की समस्या है। तो बच्चों, इन पंक्तियों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ और भावार्थ देखते हैं। शब्दार्थ है हस्म मामूल, पहले जैसी यथावत। भावार्थ है, कवि कहता है कि यदि बच्चों की किताबें, खेल के मैदान, पाठशाले आदि नष्ट हो गए हैं तो बचा ही क्या है, अर्थात कुछ भी नहीं बचा। यदि कुछ भी नहीं बचता तो भयानक बात थी, पर उससे भी अधिक भयानक बात यह कि सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। सब कुछ होने के बाद भी दुनिया की सड़कों पर हजारों बच्चे काम पर जा रहे, यह भयानक स्थिति है। अब देखिए, यहाँ पर सब कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है, इसका अर्थ क्या है कि पाठशालाएं हैं, खेल के मैदान है, आंगन है, फिर भी किताबें भी है, फिर भी बच्चों को पढ़ने को नहीं मिल रहा है। यह कहा गया है कि कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है, सब कुछ होने के बावजूद भी दुनिया की सड़कों पर हजारों बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब इस पूरे काव्यांश के ऊपर कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों है? उत्तर है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चों को वंचित रहने के मुख्य कारण हमारी सामाजिक व्यवस्था और उनकी आर्थिक मजबूरी है। समाज के गरीब बच्चों को न चाहते हुए भी अपने माता पिता का हाथ बटाना पड़ता है। जहाँ जीविका के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े, तब सुख सुविधा की कल्पना करना असंभव सा लगता है। अगला प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा या देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटापटा नहीं लगता। इस उदासीनता के कारण क्या हो सकते हैं? प्रश्न के उत्तर है, इस प्रकार की उदासीनता के कई कारण हो सकते हैं। देखते हैं, पहला कारण क्या है? आज के मनुष्य का आत्म केंद्रित होना। वे केवल अपने और अपने बच्चों के बारे में ही सोचते हैं। आगे उत्तर कंटिन्यू है। जागरूकता तथा जिम्मेदारी की कमी के कारण लोग सोचते हैं कि यह उनका नहीं, सरकार का काम है। तो लोगों के बीच में जागरूकता और जिम्मेदारी होनी चाहिए। तीसरा कारण है, व्यस्तता के कारण भी आज के लोग अपने ही परेशानियों में इस कदर खोए हुए हैं कि उन्हें दूसरे की समस्या से कोई सरोकार नहीं होता है। अगला कारण है, लोगों को कम कीमत में अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं, इसलिए वे भी इसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमारे देश के, समाज के और हमारे राष्ट्र की एक समस्या मानवीय रूप में हमारे सामने रखी गई है। यह काव्यांश यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।